तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चौचक अड्डा पर। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम इकोनॉमिक्स का एक नया सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बिहार एसआई या बिहार मेंस, एसआई मेंस, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या किसी भी तरह के स्टेट पीसीएस हों, उनमें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाले होंगे। तो हमने कल एक पूरा ओवरव्यू लिया था कि इकोनॉमिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे और वहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं या आने की संभावना रहती है। तो आज हम अपना पहला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसकी कुछ वैसी इम्पोर्टेंस तो नहीं है, लेकिन बस हम एक बार अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को समझने के लिए थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू लेंगे और पढ़ेंगे होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। तो देखिए, सामान्य अर्थशास्त्र, सामान्य अर्थ हमें जीएस पढ़ना है अर्थशास्त्र का। एक तो पूरा अर्थशास्त्र होता है जो उनको पढ़ना होता है जो अर्थशास्त्र में ही आपका पीएचडी, एमए या आगे डॉक्टरेट करते हैं, लेकिन हमें उतना जानकारी नहीं लेना है, हमें बस उतना लेना जितना एग्जाम में आया और हम उसे सही करके चले आएँ। ठीक है, तो ये दो पार्टों में बटा हुआ है सामान्य अर्थशास्त्र। एक तो अर्थशास्त्र हो जाता है और दूसरा अर्थव्यवस्था, जो जीएस में आता है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब देखिए, अर्थव्यवस्था को भी हम दो पार्टों में बांट के देखेंगे। पहला क्या होगा, आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, और हमारा दूसरा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लेकिन चूंकि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था या अपने स्टेट की अर्थव्यवस्था को ही जानना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से नहीं आते हैं, तो इसलिए हम किसको पढ़ेंगे, हम अपने यहाँ की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को भी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी तीन पार्टों में बांटा जाता है आमतौर पे, जो कि आपके सामने पहला होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप सबको पता होगा कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ये आमतौर पर यूरोपियन कंट्री, जिन्हें पश्चिमी देश बोलते हैं, या फिर यूएसए, उन्होंने अपना रखा है। और आप देखते होंगे जितने भी पूंजीवादी देश हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, कनाडा, ये सभी विकसित अवस्था में है। तो इसलिए हम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो जो पूंजीवादी हो विकसित ही हो, लेकिन देखा जाता है कि वो विकसित ही रहे, इसलिए विकसित देशों की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश, जैसे आपका चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, चीन हो गया। तो ये, इनकी जो व्यवस्था होती है वो समाजवादी तरह की होती है। अभी समाजवाद होता क्या है, पूंजीवाद होता क्या, हम इसे आगे अभी जस्ट देखेंगे। फिर आप इतना देखिए कि हम इन तीन पार्टों में बांटते हैं। तो जो दूसरा कौन सा, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और ये आमतौर पर इनको विकासशील रूप में देखा जाता है, जिनकी अर्थव्यवस्था भी आगे विकास की तरफ अग्रसर हुई है। और जो तीसरी श्रेणी तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले होते हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है और भी बहुत सारे कंट्री आते हैं। तो देखा जाता है ऐसा, हालांकि हम विकासशील हैं, अर्ध विकसित नहीं है, कि ज़्यादातर जो देश हैं जो अर्ध विकसित हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे फिर से ये जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसको तीन भागों में बांट के देखते हैं, क्योंकि हर अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, जिसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा होता है आपका द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर, यानी तृतीय क्षेत्र। अब प्राइमरी में कौन सा आता है, तो आपका कृषि क्षेत्र आता है। ठीक है, जिस अर्थव्यवस्था में कृषि का ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हो, उससे कृषि पे डिपेंडेंट वाला अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे हमारा देश ले लीजिए, भारत, इसमें आज भी लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंडेंट है। जो दूसरी होती है औद्योगिक क्षेत्र वाले देश होते हैं, जिनमें औद्योगिक उद्योगों की ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यवस्था या अवस्था होती है। वो हालांकि ऐसी व्यवस्था पूंजीवादी देशों में भी देखने को मिलता है और विकसित भी होते हैं। जो तीसरा क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। इस अर्थव्यवस्था वाले देशों में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। जब हमने अपने समय स्टडी किया तो उसमें हमने बना रखा था, मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा कि एक बार वीडियो को पढ़ाने के बाद, अपलोड करने के बाद, हम आपको इसका PDF उपलब्ध करा देंगे, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहाँ से इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी ज़रा सा भी कोई कमी हो, आप हमें बताइए, कमेंट कीजिए, हम उसमें सुधार ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम शुरू करते हैं आगे।
देखते हैं अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो देखिए एकदम सिंपल शब्दों में लिख रखा है कि अर्थव्यवस्था का संबंध जीविका के साधन से होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का संबंध किससे होता है? जीविका के साधन से। और एक देश के लोग जिस धन से अपनी रोजी रोटी प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है। आमतौर पे हम अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति या एक देश या एक परिवार किसी के भी रूप में ले लीजिए तो वहाँ पर होता क्या है, हम चीज़ों, अपनी ज़रूरत की चीज़ों, खाना पीना रहना सोना, जैसे बोलते नहीं रोटी कपड़ा मकान, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उन सब का मिला जुला जो संसाधनों का जो हम स्टडी अध्ययन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं जैसे कि उत्पादन, हम चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे आप देखते हैं हम खेती करते हैं, उपभोग, मांग, पूर्ति, बजट, वितरण इत्यादि सभी का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आप इसमें वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ ढंग से करने का मतलब? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब हम उत्पादन या पूर्ति, अब उत्पादन हम गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है, गेहूं को उत्पादित किया, हमने उसको माप लिया कि हमने इतना गेहूं का उत्पादन किया, इस साल अगले साल हम कितना करें या पिछले साल हमने कितना किया उसका भी हम माप कर लेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम गेहूं को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, उसका हम पहले तो रोटी के रूप में लेते हैं, उसी का हम बिस्किट बना के खाते हैं, उसी का मैगी, बहुत अलग अलग रूपों में लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही चीज़ को, मान लीजिए अगर 100 किलो गेहूं का उत्पादन हुआ है तो 100 किलो तो गेहूं का हमने एक जगह लिख लिया, उससे हमने फिर 80 किलो आटा लिख लिया, उस 80 किलो आटे से 10 किलो बिस्किट का लिख लिया। तो ऐसे करके ऐसा ना कि वो गेहूँ से जो 100 किलो था वो 150 केजी में बदल जाए। तो इसलिए हम इसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था के शास्त्र को, अब हम अर्थव्यवस्था के शास्त्र को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र होता क्या है, नियम कानून कायदे बताता है जिसके द्वारा हम अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं या समझते हैं, उसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं सिंपल शब्दों में। अब अर्थशास्त्र एक सामाजिक, तकनीकी तथा गत्यात्मक विज्ञान है। अब यहाँ गत्यात्मकता का मतलब ये होता है कि आप देखते हैं कि हम अपने स्तर पर देख लेते हैं, हमारे पास जो आज है जरूरी नहीं वो कल भी हो, ये बदलती रहती हैं। जो आज हमारे पास 100 रुपये हैं तो कल 90 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 110, 120 हो सकते हैं। वही चीज़ हमारे घर में, हमारे परिवार में और एक देश में भी होता है। तो ये एक बदलाव को दिखाता है, मतलब कि इसमें आए दिन परिवर्तन होता रहता है, इसलिए गत्यात्मक है। जो अर्थशास्त्र का विज्ञान है गत्यात्मक है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मानव की विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं और उसकी पूर्ति के साधनों का अध्ययन इस ढंग से किया जाता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक से अधिक किया जा सके। ठीक है, जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी कारण से कहा जाता है कि अर्थशास्त्र की शुरुआत आवश्यकताओं से होती है और उसका समापन संतुष्टि से ही होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। बस ये हमारा अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को समझने के लिए छोटा सा नोट्स है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र में मेन किसका भूमिका किसकी होती है, मेनली किसकी भूमिका होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन, अगर मानव ही ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है अर्थशास्त्र का, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से सामने आती है। अब ह्यूमन की कैसे, कि मान लीजिए एक ये इंसान है कोई टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, इसकी कुछ ज़रूरतें होगी। ठीक है, यानी इसकी कुछ क्या होगी, इसकी नीड्स होगी, ये कुछ चाहेगा भी, कुछ भी चाह सकता है, इसकी कुछ वांट्स होगी, और इन सबको पूरा करने के लिए क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए। तो उसके लिए क्या, इकोनॉमिक, तो इन सब चीज़ें उसके पास होगी तब जाके अपनी ज़रूरत को या फिर चाहत को पूरा कर सकता है, इन 3 चीज़ों के कारण ही। लेकिन इन 3 चीज़ मिलेंगे कैसे उसको, तो उसको कहाँ से मिलेंगे, उसके जो साधन क्या होने चाहिए मीन्स के। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या होनी चाहिए। पहली बात तो मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ, ज़्यादा गंदा हो गया। उसे मिलेंगे सबसे पहले उसके पास लैंड होनी चाहिए, यानी भूमि। ठीक है, और जब तक भूमि नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं कर सकते अगर भूमि हमारे पास नहीं है तो। इसके साथ हमें और क्या चाहिए, लेबर, यानी श्रम, हमें श्रम की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें क्या चाहिए, पूंजी, यानी भैया भूमि हमारे पास है उपलब्ध मात्रा में, ठीक है, हमारे पास लेबर भी काम करने वाले, श्रम भी है हमारे पास, नहीं भी तो हम खुद कर लेंगे। लेकिन कुछ
ज़रूरत भी तो होती है। मान लीजिए हम खेती भी करते हैं तो उसमें बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, सिंचाई के लिए तेल या बिजली की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए कुछ कैपिटल, कुछ पैसा, क्या कुछ संपत्ति वैसी तो होनी चाहिए। कम से कम वो नलकूपे तो होनी चाहिए जिससे हम सिंचाई कर सकें, तो इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो चौथी चीज़ है वो है उद्यमशीलता। ठीक है, अगर हमारे पास सब है और उद्यमशीलता कहने का मतलब कि हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि हम इन सभी चीज़ों को समेट कर एक सही रूप या सही दिशा में आगे बढ़ा सकें, तो सब बेकार है, सब अनव्यर्थ है। इसलिए हमें मतलब उद्यमशीलता कहना मतलब वो वाली कौशल या क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने व्यापार, रोजगार या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा सकें। और इसके साथ ही हम इन सबको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का निर्माण करेंगे जिसमें ये सारी चीज़ें कार्य करती रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखिए, अब हम पूरी अपनी जब जितना भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से, जो भी पढ़ते हैं, ये सभी इन्हीं 5 चीज़ों के आसपास घूमती रहेंगी। कौन 5 होंगे? लेबर हो गया, यानी भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमशीलता हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, अभी इन 5 के आधार पे आप कुछ भी उठा लीजिए, कोई कंपनी है, कोई बैंक है ना, या किसी का अपना बिजनेस है, इन 5 की ही ज़रूरत होती है। पूरी इकोनॉमिक्स इसी पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए, अर्थशास्त्र को हम निम्न श्रेणियों में बांटा जाता है। अब हम किस आधार पे अर्थशास्त्र को पीछे से लेके आज, कहने का मतलब जो भूतकाल में अर्थशास्त्र का क्या स्वरूप था और आज किस रूप में है, उसको हम किस आधार पे बांटते हैं उसे हम देखते हैं, जिनको उन्होंने बांट रखा है हमारे इकोनॉमिक्स बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने। तो सबसे पहले आता है प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है कि ये बहुत पहले की है। ये 1776 से पहले, जब हम इकोनॉमिक्स को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ते थे, सबको इकोनॉमिक्स हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल मिला जुला रूप में पढ़ते थे, तो उस समय का है। तो उस समय होता क्या था कि आमतौर पे हम अपना आयात निर्यात करते थे, जैसे मतलब चल रहा है चलने देते हैं। किसी को कंपनी आई हमारे यहाँ व्यापार की, अपने सामान को बेची या खरीदी, यहाँ से लेके गई, इसका कोई मतलब एक कंट्रोल वे नहीं था। हम इसको एक मतलब कि नियंत्रित रूप से पढ़ाई या अध्ययन नहीं करते थे। तब तक कोई अर्थशास्त्र का ऐसा नियम नहीं था कि जिस पर हम पता करें कि किसी देश से आयात कितना फ़ायदा पहुँचाएगा, कितना नुकसान पहुँचाएगा। इन सब चीज़ों को हम प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स में रखते हैं। उसके बाद समय आता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। इस समय आते हैं उभर के हमारे पास सबसे बहुत बड़े जो इकोनॉमिक्स थे उस समय के, एडम स्मिथ साहब। ये आता है 1776 में। इन्होंने अपने बुक एक निकाला था, आप सबको पता होगा, वेल नोन होगा, ये कौन सा है? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने बताया था कि किसी देश को अपने यहाँ के बाज़ार में वहाँ के जो शासन उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इस चीज़ को अगर बाज़ार पे ही छोड़ना चाहिए कि क्या कहाँ से खरीदना और क्या कहाँ बेचना है। यानी आयात निर्यात हुए गवर्नमेंट को कोई हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, बाज़ार अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेती है। और इन्हीं के बातों को पूरी करने के लिए रिकॉर्डो हैं, आप इनको भी जानते होंगे। इन्होंने लगान का सिद्धांत दिया था। ठीक है, रिकॉर्डो ने। और फिर आगे जाके इन्हीं के जो आप कहते हैं ना एक वंश के रूप में जो इनकी बातें थी, इनकी जो विचार थे, उनको आगे बढ़ाए थे जे.बी.सी. ने। उन्होंने तो इन सबसे बढ़ के आगे आके बताया कि हमें बाज़ार का नियम उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि बाज़ार या पूर्ति अपनी मांग स्वयं कर लेती है। कहने का मतलब कि आप उत्पादन बढ़ाइए, आप ये मत सोचिए कि उस चीज़ की मांग है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित कर दें, उसकी मांग ही ना हो, वो खराब हो जाए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप पूर्ति बढ़ाते जाइए, आप अपना काम कीजिए, वो मांग स्वयं उत्पन्न हो जाएगी। आप इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप मत कीजिए। ठीक है, और इसके बाद का जो समय आया उसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इस समय के जो सबसे जाने माने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री वो थे अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने थोड़ा इस चीज़ में और आगे बढ़ के बताया कि अभी तक हम क्या देखते थे, अभी तक हम देखते थे मोटा मोटी चीज़ों को लेते थे, मतलब कि हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते थे ऊपर जो हमने देखा। अब इन्होंने एकदम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताना शुरुआत की। उन्होंने बोला कि हमें या राज्य को सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान नहीं चाहिए कि उत्पादन कितना हो रहा है या मांग है या नहीं, पूर्ति उत्पादन से बढ़ के हमें थोड़ा ऐसे भी देखना चाहिए कि लोगों की आय क्या है। अब तक हम बेरोजगारी और रोजगार देखते हैं, लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, पर्टिकुलर किसी सेक्टर में उनको बिजली की उपलब्धता है कि नहीं है, उनकी
कितना कर पा रहे हैं चीज़ों को, मतलब कहने मतलब छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने देखना शुरुआत किया, तो उससे हम बोलते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इस समय के जो चर्चित आपके वो अर्थशास्त्री होते हैं अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद आता है न्यू इकोनॉमिक्स, यानी जिसे कीन्सियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये 1936। आप देख लीजिए दोस्तों कि अभी ये जो प्री क्लासिकल इकोनॉमिक्स था ये तो 1776 के पहले का समय था। इसके बाद फिर आता है समय आपका ये 1700 क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और ये इसका जो टाइम पीरियड है ये चलता है आपका 1776 से लेके लगभग 1870 के आसपास। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चलता है 1776 से लेके 1870। ठीक है, फिर हमारा आता है कौन सा, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। इसका जो टाइम पीरियड है जिस समय तक ये एग्जिट किया, इसका समय था आपका 1870 से लेके, मैं लिख देता हूँ, 1870 से 1920 तक, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद। फिर इसके बाद का जो समय है वो कीन्सियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उस समय के बहुत जाने माने, और जब आपको पता है 1929 में बहुत बड़ी मंदी आई थी अमेरिका में, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था, लाखों से लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने आके अपना जो नियम बताए अर्थव्यवस्था को कैसे मंदी से बाहर निकालना है, इसलिए इस पूरे पीरियड को ही कीन्सियन इकोनॉमिक्स ही बोल देते हैं, न्यू इकोनॉमिक्स या कीन्सियन इकोनॉमिक्स। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1920 से लेके, मैं लिखता हूँ एक सेकेंड, 1920 से लेके 1970 तक। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती हैं 1970 के बाद, और इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। फिर बहुत सारे अर्थशास्त्री आते हैं, कुछ विचार दे जाते हैं, लेकिन फिर जब 2008 में मंदी वापस वो आई तो फिर से इसकी जो महत्वपूर्णता थी ये बढ़ गई कीन्सियन की, और आज भी हम इनको पढ़ते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में भी। ठीक है, हम देख लेते हैं कि किन्होंने कौन सा बुक लिखा था। ठीक है, तो सबसे पहले है जो है एडम स्मिथ साहब। इनका जो बुक का नाम है आप सभी जानते होंगे, वेल्थ ऑफ नेशन, जिन्होंने 1776 में इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है ये बहुतों कम को ही पता होगा, आप एक बार देख लीजिए। इसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, जो दूसरे हैं वो है अल्फ्रेड मार्शल साहब। इनके बुक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र का सिद्धांत। ठीक है, और जेएम किन्स, इन्होंने जो अपना बुक लिखा था उसका नाम था जनरल थ्योरी, 1936 में प्रकाशित हुआ था, और इसका भी पूरा नाम अलग है। इसका जो पूरा नाम है वो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, यानी रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। अभी तक हमने थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था का ओवरव्यू लिया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी ज़रूरत क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। अब उसी पे थोड़ा सा कुछ बातें लिखो, हम उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा नियमों का व्यवहारिक ढंग से प्रयोग करने की विधि को अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे। विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जनसंख्या प्रधान अर्थव्यवस्था, पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था, लिखित अर्थव्यवस्था, ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था तथा नई अर्थव्यवस्था का इत्यादि का उल्लेख करते हैं। मतलब जो चीज़ हमने आगे पढ़ा कि हर देशों की जो इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है उसी के आधार पर उसकी इकोनॉमी को बोलते हैं। जैसे कोई देश जनसंख्या प्रधान अर्थव्यवस्था होती है, और आपने नोटिस किया होगा एक नई अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या हो, जो देखेंगे आप आज के दौर में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा फैल गया। आप सभी हम या फिर ज़्यादातर चीज़ें अब कहाँ ऑनलाइन मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, तो उस चीज़ों को ही लिखा गया। अब बहुत सारे देशों के जो सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उनका जो अर्थव्यवस्था है वो ई कॉमर्स पर ही आधारित है, इसलिए नई अर्थव्यवस्था वाले इनको बोलते हैं देश। ठीक है, वही चीज़ें जो हमने आगे पढ़ा है उस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार। और एक चीज़ और, हाँ, हमने आपको ये बताया जो आपका एडम स्मिथ साहब थे जिनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम रिकॉर्डों ने किया, फिर उन्हीं को जेबी सेन ने किया। बाद में आप यहाँ देखेंगे माल्थस, इनके बीच में माल्थस ने भी आया, इन्होंने बताया जनसंख्या
कि अर्थव्यवस्था का जो व्यापक प्रभाव जनसंख्या पर भी पड़ता है। अगर जनसंख्या किसी देश की ज़्यादा होगी तो वहाँ खाना फूड की कमी हो सकती है। तो इस आधार पर इन्होंने नीति बनाने की बात की थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पढ़ देते हैं हम। जब उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, तब इस अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब उत्पादन अपने निजी लाभ के लिए किया जाए और वैसी ही किसी देश की इकोनॉमी इसी चीज़ पे अगर आधारित है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कहेंगे। जैसे आपको यूएसए, ब्रिटेन आदि का एग्जाम्पल हमने दिया था। ठीक है, जो दूसरा है, इसी का दूसरा बात लिखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निजी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा बाजारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आप समझते होंगे अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कोई देश है तो उसमें आप पे पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको जितना मन करे आप उस उत्पादन कीजिए, बेचिए, कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को समाजवादी वाले देश में देखेंगे या फिर मिश्रित वाले में देखें तो कहीं ना कहीं कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है कि आपका उत्पादन एक सही दिशा में होनी चाहिए, ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने मुनाफे के लिए अपने जेब भरेंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर ऐसा है कि हम उत्पादन इसीलिए करें कि हमें उसका फ़ायदा तो हो, लेकिन हमारे साथ बाकियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो हम कहीं ना कहीं उतना उत्पादन करने से बचना चाहेंगे। क्या मतलब है हम उतना काम करने का, तो इसका लॉस भी होता है। और यही फ़ायदा पूंजीवादी देश वाले अर्थव्यवस्था में होता है, इसलिए वो विकसित अवस्था में आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये सभी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अब देखते हैं, जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और उत्पादन सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है, तब अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चाइना हो गया इसका, या रसिया या क्यूबा, ये क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। हालांकि इनकी जो अर्थव्यवस्था को ज़्यादा सामाजवादी साम्यवादी ना होकर इनमें ज़रा सा माइनर डिफरेंस होता है, हम आगे इसको देख लेंगे। तो ये लोगों के अधिक कल्याण के लिए काम करते हैं, इसलिए समाजवादी। इसलिए जो भी इंस्टीट्यूशन उनके हैं, जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी साधन है, उन सब पे कंट्रोल किसका, गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल होता है। ठीक है, आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च वैज्ञानिक विकास को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वही चीज़ है कि ये चूँकि है कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन एकदम से ये साम्यवाद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साम्यवाद को प्राप्त करने के लिए इनको पहले समाजवाद को ही अपनाना होगा। अब एकदम से आप कोशिश कीजिए कि नहीं, जितने लोग हैं हम बताएंगे कि आप ये चीज़ को उत्पादन कीजिए और इतना उत्पादन आपको इतना ही मिलेगा। कहने मतलब कि आप कोई भी, हर किसी की क्षमता कौशल एक जैसी नहीं होती है। किसी की क्षमता है वो 2000 का उत्पादन एक दिन में कर सकता, किसी का 1000 का करे, किसी का 1500 होगा, किसी का 500 गया। और हम क्या चाहेंगे कि सबको भैया पैसा बराबर ही देंगे। जो 2000 का उत्पादन कर रहा है उसको भी 400 रुपये दिए, जो 500 का उसको भी 400 रुपये। तो भाई 2000 वाला क्यों इतना मेहनत करना चाहेगा, वो नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए एकदम से हम साम्यवाद को भी अपना नहीं सकते हैं। इसके लिए हम पहले समाजवाद को अपनाते हैं। समाजवाद मतलब आप एक तरीके से मिला जुला रूप समझ सकते हैं पूंजीवाद का है, कि इसमें थोड़ी छूट होती है। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च वैज्ञानिक विकास को ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। आप समझ ही रहे हैं। वर्तमान में इस अर्थव्यवस्था में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और समाजवादी देशों में बाजारी व्यवस्था का विकास तेज़ी से हो रहा है। अब आप देख ही रहे हैं, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ, रूस हो गया, चीन हो गया, क्यूबा तथा कुछ पूर्वी यूरोप के देश इस अर्थव्यवस्था को लागू किए हुए हैं कि अब इस अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्हें पता चल गया है कि समाजवाद या साम्यवाद को अपना के वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, खुद को विकसित नहीं बन सकते। इसलिए उनका अब झुकाव पूंजीवाद की तरफ हुआ है। वो भी अब अपने कंपनियों को, अपने लोगों को इतना छूट दे रहे हैं कि वो अपना विकास मतलब कि परिपूर्ण रूप से कर सकें, जिससे ओवरऑल पूरे देश का विकास हो। ठीक है, आगे जब अर्थव्यवस्था में उत्पाद के साधनों पर सरकार और व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, समझिएगा, जब अर्थव्यवस्था में उत्पाद के साधनों पर सरकार और व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है, तब अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हमारी गवर्नमेंट ने या हमने इस चीज़ को कैसे प्रस्तुत, कैसे बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश कौन होते हैं। तो
जब अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र पाया जाता है तब इस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन वर्तमान में इसकी दिशा भी पूंजीवाद की ओर है। आप सभी जानते होंगे कि 1991 में बहुत बड़ी संकट आई थी हमारे देश के ऊपर। हमारे पास मात्र 15 दिन के लिए खरीद के लिए रह गए थे जो हमारा फॉरेन रिजर्व है। इसके बाद हमारे पास पैसा ही नहीं बचता कि हम कहीं से तेल आयात करें। फिर हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, उस समय कंगाल होने के कगार पे थे। लेकिन फिर हमने IMF से सहयोग मांगा। वहाँ पे चूँकि आप जानते हो कि IMF पे भी USA का वर्चस्व है, उसने हमारे समय की डिमांड कर दी कि आपको पहले अपने देश को बाकी देश के जो कंपनी उनके लिए भी खोलना होगा, मतलब आपको पूंजीवाद को अपनाना ही होगा, तभी जाके हम आपको यहाँ से इस चीज़ को पास करेंगे कि IMF आपको फंड दे, ताकि आप अपने जो डेली रोज़मर्रा का चीज़ों की ज़रूरत के सामान उसको खरीद सके बाहर से। तो तब जाके हमने बहुत बड़ा सुधार किया था LPG के रूप में, आप जानते होंगे। तो वहाँ से फिर हमने अपनी जो अब तक जो हमारी इकॉनमी बंद थी उसको खोला और पूंजीवाद की तरफ बढ़े, नहीं तो अब तक हम भी समाजवाद की तरफ ही झुके हुए थे। ठीक है, आगे दोस्तों अब हम देखेंगे कि विकसित, विकासशील और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, जब आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है तब उन्हें 3 वर्गों जैसे विकसित, विकासशील तथा अर्धविकसित वर्गों में पाया जाता है। वर्तमान में अनेक राष्ट्रीय संगठन सभी देशों को केवल विकसित और विकासशील वर्गों में ही रखने लगे हैं, जैसे कि विश्व बैंक विभिन्न देशों को निम्न आय, मध्यम आय वाली तथा उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में रख रहा है। ठीक है, देखिए आमतौर पे तो हम इसको 3 तरह बांटते हैं। पहली विकसित होती है अर्थव्यवस्था जो अपने विकास की चरम अवस्था में पहुंच चुकी है। दूसरी विकासशील होती है जो अभी रास्ते में है। और तीसरी अर्धविकसित है, मतलब कि वो बहुत निम्न आय, निम्न प्रति या निम्न संसाधन संपन्न देश होते हैं, वो होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बस जितने भी बाहरी वो रैंकिंग करने वाले इंस्टीट्यूशन होती, संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक, IMF होगा, ये लोग आजकल बस 2 ही श्रेणी रख रहे हैं, लेके चल रहे हैं। एक तो विकसित है, दूसरी विकासशील है। और इनको मापने का तरीका क्या है? आय, लोगों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जैसे कोई उच्च आय वाली देश है, कुछ मध्यम आय वाले, कुछ निम्न आय वाली देश है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं। उन सभी देशों को विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में रखा जाता है जिसमें राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय अन्य सभी देशों से अधिक होती है। ठीक है, जो दूसरी पॉइंट है वो लिखा हुआ है, जिनकी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यूनतम होनी चाहिए। कहने मतलब कि जन्म दर भी एक कंट्रोल में होनी चाहिए। जो क्या है वो आज जो जन्म दर एक मान के चलते हैं कि कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए वार्षिक, तो वो क्या है 2.1, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी देश के। तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ नियंत्रित रूप से हो रहा है। तो 2.1 जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए जन्म दर, और मृत्यु दर भी न्यूनतम ही होना चाहिए। आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, चूँकि स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, बहुत पुराना नोट्स है, मिट गया है, मैं इस चीज़ को पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा जब आप PDF डाउनलोड कीजिएगा। जिनकी साक्षरता दर और जिनका जीवन प्रत्याशा अन्य सभी देशों से अधिक होती है। तीसरी पॉइंट भी क्या है इसमें कि जिन देशों की जो साक्षरता दर है तथा उनकी जीवन प्रत्याशा, मतलब जो कितने साल तक बचपन से लेके अंतिम समय तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश का अभी कितना है, अभी हमारे देश का जो जीवन प्रत्याशा लगभग 69 साल है। ठीक है, वो हो गया। तो इन 3 चीज़ों के आधार पे हम बोलते हैं कौन सा देश विकसित है, और ये वर्ल्ड बैंक की मापने की तरीका है। ठीक है, आगे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है और कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम होता है। ठीक है, जो भी देश विकास कर गए हैं वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र इन दोनों का ही सबसे ज़्यादा योगदान होता है, जबकि कृषि क्षेत्र बात की बात हो जाती है। लेकिन हमारे देश में देख लीजिए आप, अभी भी हमारे देश में चूँकि GDP में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे सर्विस सेक्टर का ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार या जीविका का साधन उपलब्ध कराती है वो क्षेत्र आज भी प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि ही है। ठीक है, तो इसका योगदान बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें पिछड़े हुए हैं। आगे USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान ये इत्यादि जो देश हैं ये विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ये आप सभी जानते हैं। हम देखते हैं उन सभी देशों को विकासशील देश कहा जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और राष्ट्रीय आय
प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है और गरीबी बेरोजगारी कम होने लगती है। अब तो समझ रहे हैं ना आप कि एक तो विकसित देश हैं जिन्होंने अपने विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, कहने का मतलब वहाँ पे जो राष्ट्रीय आय है या जो भी प्रति व्यक्ति आय है, साथ में उनकी जो जीवन प्रत्याशा, साक्षरता हो गया, जन्म दर से लेकर मृत्यु दर तक सभी कंट्रोल वे में है और बहुत उत्तम तरीके से हैं, तो वो विकसित हो गए। लेकिन जो दूसरा वाले देश होते हैं वो ये होते हैं जो अब वो जिस रास्ते से विकसित अर्थव्यवस्था देश आगे बढ़े हैं उस रास्ते पर अग्रसर हुए हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं ये विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय हो गया, इन सब में बढ़ाव देखने को मिलता है और बेरोजगारी या फिर गरीबी कम होने लगती है। ठीक है, लोगों की साक्षरता रेट बढ़ने लगती है। आगे देखते हैं। विकासशील देशों में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम पाई जाती है। एक समस्या आज भी देखने को मिलती है, आज भारत को ले सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, जन्म दर तो बहुत है लेकिन चूंकि इतना ज़्यादा तकनीकी विकास हुआ है मेडिकल क्षेत्र में कि हमने मृत्यु को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जन्म को कंट्रोल करने कोई कानून कायदे नहीं है। तो इस चीज़ में देखा जाता है कि हमारे जन्म दर तो बहुत है लेकिन मृत्यु दर कम है, इसलिए हमारी इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब इत्यादि ये सभी क्या विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। अब हम देखते हैं कुछ वैसे भी देश हैं जो कुछ नहीं ज़्यादा ही हैं जो आज भी अर्धविकसित हैं, मतलब वो विकासशील के रास्ते पर भी आगे नहीं बढ़े हुए हैं। वो देश कौन से हैं? तो जिन देशों में बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, निम्न जीवन यापन की समस्या पाई जाती है उन देशों को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे इन सब चीज़ों की मतलब कि बहुत बुरी हालात हैं, जैसे कि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोगों को दो वक्त खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बेरोजगारी है, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है करने को, अशिक्षा पूरी तरह व्याप्त है। और इन सब कारणों से क्या हुआ, जब खाने को नहीं है तो बच्चे कुपोषित होंगे, वो और कुछ नहीं कर पाएंगे और निम्न जीवन यापन की समस्या मतलब पाई जाती है। इन सब देशों को हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में विकास की संभावना और क्षमता तो होती है लेकिन राजनीतिक, सामाजिक आदि कार्यों से विकास प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं पाती है। देखिए, ऐसा नहीं कोई देश विकसित या विकासशील है तो विकसित नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि विल पावर, आप जानते हैं, इच्छा शक्ति ही नहीं होती जो वहाँ के राजनेता हैं या वहाँ की जो एक सामाजिक या सांस्कृतिक जो कुरीतियाँ हैं उनको आगे ही नहीं बढ़ने देती है, ये बाधाएं उत्पन्न करती है उनके विकास की प्रक्रिया में। तो इस कारण से भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जिसके कारण उनकी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा तो भैया बहुत ही न्यूनतम होती है। ऐसे देशों में सोमालिया या सीरा लियोन, चाड, नाइजर जो अफ्रीकन कंट्री है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो भैया आज हमने देखा कि अर्थव्यवस्था को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका वर्तमान स्वरूप कैसे बदल आज इस अवस्था में पहुंचा है, उसमें पूंजीवादी, समाजवादी या आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था देश कौन होते हैं, अब विकासशील, विकसित या अविकसित कौन, इन सब चीज़ों का मैंने ओवरव्यू लिया और मैंने आपको बताया था इससे उतना प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मान के चलिए आपको एक, या खासकर दिल्ली पुलिस के लिए मैं बता रहा हूँ, या यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम है उसमें 1 से 2 प्रश्न हो भी सकते हैं। तो आप इसको अगर कहीं कुछ कमी हो पहले पढ़ लीजिएगा, हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे और जो अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद, मिलते हैं कल।